हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप? तो आज का जो टॉपिक है वो है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल, यानी क्लास नाइन्थ का। तो देखो, सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन करता हूं बच्चों कि व्हाट इज सेल। आपने देखा होगा कि जब कंस्ट्रक्शन होता है हाउस का, तो हाउस के कंस्ट्रक्शन के अंदर ब्रिक्स होती हैं। जैसे ब्रिक्स में आपने देखा होगा सीमेंट ब्रिक्स होती हैं। तो सीमेंट ब्रिक्स बनती कैसे हैं? जो छोटे छोटे से कंकर हैं, यानी कंक्रीट है, सीमेंट है, पानी है, ऐसे करके एक सिंगल ब्रिक बनी। मैं एक तरह से हम कंसिडर कर सकते हैं कि दैट इज ए दो सेल जो है ना, वो एक सिंगल ब्रिक हुआ। अब बहुत सारी सेल्स मिल करके, जैसे बहुत सारी ब्रिक्स वन बाई वन ऐसे रखते जाते हैं, तो हमारा ना वॉल बन जाती है और एक बड़ा हाउस बन जाता है जिसमें हम रहते हैं। उसी तरह से जो सेल है, सेल भी एक तरह से ब्रिक है। तो बहुत सारी जो सेल्स होंगी वो मिलेंगी और मिल करके एक तरह से जो है कंप्लीट टिश्यू बना देंगी, पूरी कंप्लीट बॉडी बना देंगी। तो अब आता है क्वेश्चन कि व्हाट इज सेल एग्जैक्टली? द स्मॉलेस्ट यूनिट विच कैन लिव ऑन इट्स ओन एंड मेक्स अप ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड द टिश्यू ऑफ द बॉडी। जो अपने आप जिंदा रह सकती है अपने दम पे, वो है सेल। सो सेल वर्ड इज टेकन फ्रॉम द लैटिन वर्ड। इसका मतलब होता है अ लिटिल रूम, एक तरह से छोटा कमरा। जैसे मैंने अभी आपको समझाया ना, उसी तरह से एक कमरा बन गया तो बहुत सारे कमरे मिल करके एक हाउस बन जाता है। तो हु डिस्कवर्ड इट? इट वाज डिस्कवर्ड बाय द रॉबर्ट हुक इन 1665। उन्होंने क्या देखा? ही ऑब्जर्व्ड कि सेल जो है कॉर्क के अंदर है। माइक्रोस्कोप जो उन्हीं के द्वारा बनाया गया था, एक बहुत ही प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप था जो उन्होंने ही बनाया था। उसमें देखा जो कॉर्क है वो रिजेंबल कर रहा था स्ट्रक्चर ऑफ द हनी कॉम्ब, जो जिसमें बहुत सारे कंपार्टमेंट हों, इस तरह का। सो कॉर्क रिजेंबल्ड द स्ट्रक्चर ऑफ द हनी कॉम्ब कंसिस्टिंग ऑफ द मैनी लिटिल कंपार्टमेंट्स। नाउ द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ द लाइफ। इट वॉज प्रेजेंटेड बाय शेल्डन एंड श्वान। ठीक है। अब आता है कि ऑर्गेनिज्म कितने तरह के होते हैं। तो जो ऑर्गेनिज्म्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, यूनिसेल्यूलर एंड मल्टी सेल्यूलर। यूनिसेल्यूलर का मतलब होता है सिंगल सेल, तो जिसका एग्जांपल हो सकता है अमीबा, क्लेमाइडोमोनास एंड बैक्टीरिया। मल्टी सेल्यूलर का मतलब होता है मल्टी, यानी बहुत सारी, मैनी सेल्स। तो उसके एग्जांपल में हम देख सकते हैं फंजाई है, एनिमल्स है, प्लांट्स हैं। तो ये हमारे होंगे मल्टी सेलुलर। तो टाइप्स ऑफ सेल्स इन द ह्यूमन बॉडी में भी अलग अलग टाइप के सेल्स रहती हैं, नंबर ऑफ सेल्स होती हैं। जैसे है मसल सेल जो हमारी मसल्स बनाती हैं, नर्व सेल जो नर्वस सिस्टम में काम करती हैं, ब्लड सेल जो ब्लड फॉर्मेशन में करते हैं, ओवम है, स्पर्म्स हैं, बोन सेल्स हैं। नाउ विल टॉक अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ द सेल कि सेल की प्रॉपर्टीज क्या है। तो शेप एंड साइज, द शेप एंड साइज ऑफ द सेल्स आर अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ स्पेसिफिक फंक्शन दे परफॉर्म, यानी जैसा फंक्शन वो परफॉर्म करते हैं उसके अकॉर्डिंग उनका शेप और साइज होता है। तो सम सेल्स लाइक अमीबा हैव चेंजिंग शेप्स। कुछ अमीबा जो होता है ना, आपने देखा होगा अमीबा का, आपने कई बार स्ट्रक्चर देखा होगा, छोटा बड़ा होता रहता है। इसका मतलब वो अपने शेप को चेंज करते रहते हैं। नाउ जो नर्व सेल्स होती हैं वो थोड़ी सी टिपिकल होती है। आप अगर नर्व सेल का डायग्राम कभी देखेंगे ना, तो उसका डायग्राम अजीब सा दिखेगा। जैसे कोई ऊपर की तरफ है बहुत सारे जैसे धागे निकल रहे हों, इस तरह का। सो ईच लिविंग सेल हैज़ द कैपेसिटी टू परफॉर्म द बेसिक फंक्शन, यानी हर सेल जो लिविंग सेल है वो परफॉर्म करती है बेसिक फंक्शंस को। सो ईच सेल हैज़ गॉट स्पेसिफिक कंपोनेंट्स आल्सो विच आर नोन एज द सेल ऑर्गेनेल्स, जो उसके अंदर होते हैं। तो सेल ऑर्गेनेल्स टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द बेसिक यूनिट विच इज कॉल्ड सेल। ओके, यहां तक आपको समझ में आ गया। अब यहां पे आपके अंदर जो आपके चैप्टर में दिया गया है कुछ क्वेश्चन, उसका मैं जवाब दे रहा हूं कि हु डिस्कवर्ड सेल एंड द हाउ, जो हमने अब तक पढ़ा। तो रॉबर्ट हुक इन 1665 इन द कॉर्क स्लाइस विद द हेल्प ऑफ द माइक्रोस्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि वाई सेल इज कॉल्ड द स्ट्रक्चर एंड द फंडामेंटल फंक्शन यूनिट ऑफ द लाइफ। तो इसका आंसर है द सेल फॉर्म द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनिज्म capable of carrying out all the life processes like respiration, nutrition, hence the function unit of life। तो इसका आंसर आप ये लिख सकते हैं। Now we'll talk about the structure of the cell।
और द सेल मेड अप ऑफ, किस तरह की सेल बनी होती है, क्या स्ट्रक्चर होता है। तो सेल जो है उनको बेसिकली हम 3 पार्ट हैं उसके अंदर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो लेयर है, न्यूक्लियस है जो कि सेंट्रल पार्ट है जिसमें जो कि मेम्ब्रेन एंक्लोज्ड ऑर्गेनल है। देन है साइटोप्लाज्म, दैट फ्लूइड जिसके अंदर पूरा जो फ्लूइड भरा रहता है, दैट इज साइटोप्लाज्म। So, first one is the plasma membrane or the cell membrane. What is this? The outermost covering of the cell that separates the contents of the cell from external environment. यानी external environment को जो अलग करती है उसको हम plasma membrane कहते हैं. Why it is called selectively permeable membrane? क्यों इसको कहता है? ये क्वेश्चन आता है तो इसका आंसर आपको लिखना है The plasma membrane allows or permits entry and exit of the some materials and in and out of the cells, and it prevents the movement of the some other materials, hence it is called selectively permeable membrane. एक मैं बेसिकली आपको समझाने के लिए कहूँ तो जो स्ट्रेनर नहीं होती, स्ट्रेनर हम चाय छानते हैं तो चाय की पत्ती वगैरह को अलग करना है, कौन सा पार्ट करना है, तो सॉर्ट ऑफ समझने के लिए आप समझ सकते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक तरह से सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन है। किस मटेरियल को अलाउ करना, इन करना, आउट करना है, वही ये जो है करती है। कैसे करती है? तो सब्सटेंसेस लाइक CO2 और O2 कैन मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बाय प्रोसेस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। तो ये डिफ्यूजन का प्रोसेस लेती है। डिफ्यूजन का मतलब यही है कि कौन सा सब्सटेंस इन और आउट होएगा। तो मूवमेंट इज ऑलवेज फ्रॉम द हाई कॉन्सेंट्रेशन टू द लो कॉन्सेंट्रेशन। ये एक क्वेश्चन आ सकता है कि मूवमेंट कैसे होता है, तो ऑलवेज हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन होता है, दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। So diffusion plays an important role in the gaseous exchange also between the cells at external environment. Now we will talk about the osmosis. What is it? The water also obeys the law of the diffusion. The movement of the water molecules through such a selectively permeable membrane is called osmosis. Same high concentration से low concentration की तरफ. Hence, osmosis is the passage of the water from region of the high concentration to the low concentration through a selectively permeable membrane till the equilibrium is reached, जब तक कि दो अंदर बाहर का इक्विलिब्रियम एक जैसा ना हो जाए। ठीक है, तो इसमें 3 तरह से इसमें हो सकता है, एक तो हाइपोटोनिक, hypertonic and the isotonic. So what is hypotonic? The cell will gain water by osmosis if the medium surrounding the cell has a higher water concentration than, तो इसमें क्या हुआ, हाइपोटोनिक क्या हो गया, देन द सेल। तो इसमें हाइपोटोनिक क्या हो गया कि अगर सपोज करो बाहर से अंदर आया तो मतलब हाइपोटोनिक का मतलब हो गया, द सेल विल गेन वाटर बाय ऑस्मोसिस। तो सेल वाटर गेन करेगी, वो फूलने लगेगी एक तरह से। और हाइपरटोनिक में क्या होगा, द सेल विल लूज वाटर। क्यों? क्योंकि हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जा रहा है तो वो श्रिंक होने लगेगी। द सेल विल लूज वाटर बाय ऑस्मोसिस if the medium has lower concentration of the water than the cell. The next one is the isotonic. So what is isotonic? There will be no net movement of the water across the cell membrane if the cell membrane has exactly the same water concentration. यानी दोनों तरफ वाटर का कॉन्सेंट्रेशन अगर सेम हुआ तो उसमें किसी तरह का मूवमेंट नहीं होगा और वो कहलाएगा आइसोटोनिक। अब आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल। ये फ्लेक्सिबल है एंड मेड अप ऑफ द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कॉल्ड लिपिड एंड द प्रोटीन्स। ये बनी हुई होती है लिपिड और प्रोटीन्स की। नाउ एक वर्ड आता है एंडोसाइटोसिस। व्हाट इज इट? द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन also enables the cell to engulf in food and other materials from external environment. This process is called एंडोसाइटोसिस। तो अमीबा इसी प्रोसेस के द्वारा फूड को गेन करता है, लेता है। अमीबा गेट्स फूड थ्रू दिस प्रोसेस। आपने देखा होगा जैसे क्या होता है, एक लेयर है, एक जैसे होता है ना कि आप जैसे एकदम से कैच करते हैं
जैसे आपने कभी लिजर्ड को देखा होगा कि लिजर्ड जो है एकदम से जैसे ही उसके पास में मॉस्किटो आता है वो फट से कप से ऐसे ले लेती है मुंह के अंदर। तो इसी तरह से जो है ये मेम्ब्रेन होती है इसके पास में, जैसे फूड मटेरियल आता है वैसे फट से जो है उसको कैच करके अंदर जो है एनगल्फ कर लेता है। नाउ एक आपके अब जो क्वेश्चन आ रहा है जो है आपके दिया हुआ, वो है कि CO2 एंड वाटर मूव इन इन एंड आउट, क्यों होता है वो? दैट इज बिकॉज ऑफ द डिफ्यूजन, जो आंसर आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए एक और है कि वाई द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। तो मैंने आपको पहले अभी बताया है, यहाँ पे आंसर अपन और ऐसा समझाने के लिए बोल सकते हैं कि इट ओनली अलाउज specific molecules to pass like water and the gaseous molecules. Now the cell wall. The plant cells have another rigid outer covering called cell wall with the plasma membrane. प्लांट सेल में होती है सेल वॉल, मतलब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा एक और आउटर रिजिड सेल होती है, दैट इज कॉल्ड सेल वॉल. It lies outside the plasma membrane. तो प्लांट सेल वॉल कंपाउंड ऑफ द सेल्यूलोज, सेलुलोज से बनी रहती है, एंड सेलुलोज इज ए कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस विच प्रोवाइड्स द स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू द प्लांट्स. जो स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ है वो प्रोवाइड करता है प्लांट्स को ये. नेक्स्ट एक आता है प्लाज्मोलाइसिस. व्हाट इज प्लाज्मोलाइसिस? सो देयर इज ए श्रिंकेज और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द कंटेंट of the cell away from the cell wall when a living plant cell loses water through osmosis is called plasmolysis. यानी कि अगर सेल प्लांट सेल में से पानी निकल के बाहर जाता है तो उसको हम प्लाज्मोलाइसिस कहेंगे. नेक्स्ट एक क्वेश्चन और आता है कि डेड सेल्स में किसी तरह का जो है वो ऑस्मोसिस वगैरह होगा क्या? तो उसमें यह है कि डेड सेल्स आर नॉट एबल टू एब्जॉर्ब वाटर बाय ऑस्मोसिस. ऑस्मोसिस प्रोसेस जो होती है वो डेड सेल में नहीं हो सकती है. नेक्स्ट है द सेल वॉल्स परमिट्स द सेल्स ऑफ द प्लांट्स, फंजाई एंड बैक्टीरिया टू विदस्टैंड वेरी डाइल्यूट एक्सटर्नल मीडिया विदाउट बर्स्टिंग. मतलब ये बर्स्ट नहीं होती है, बिना किसी बर्स्ट हुए बिना बस्ट हुए परमिट करती हैं सेल वॉल सेल्स को. अब आता है न्यूक्लियस. तो न्यूक्लियस क्या है? द न्यूक्लियस हैज ए डबल लेयर्ड कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज पोर्स ऑल्सो which allow the transfer of the material from inside the nucleus to its outside to the cytoplasm. इसमें पोर्स रहते हैं जो मटेरियल को साइटोप्लाज्म में ट्रांसफर जाने की इजाज़त देता है या जाने देता है. सो न्यूक्लियस कंटेन क्रोमोसोम्स. इसमें क्रोमोसोम्स होते हैं विच आर विजिबल एज ए रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर. रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर होता है ओनली व्हेन द सेल इज अबाउट टू डिवाइड. यानी जब सेल डिवाइड होने लगेगी तो उसमें रॉड शेप स्ट्रक्चर बन जाएगा क्रोमोसोम्स का. सो क्रोमोसोम कंटेन्स डीएनए एंड द प्रोटीन. इसमें डीएनए एंड प्रोटीन होता है. क्रोमोसोम कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ द कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू द नेक्स्ट जनरेशन इन फॉर्म ऑफ डीएनए. यानी डीएनए के फॉर्म के अंदर इसमें जो इंफॉर्मेशन होती है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन के अंदर ट्रांसफर होती है. द नेक्स्ट वन इज द फंक्शनल सेगमेंट्स ऑफ द डीएनए आर जीन्स. जो डीएनए पे जो फंक्शनल सेगमेंट होते हैं जिनसे सारी इंफॉर्मेशन जाती है उनको हम जीन्स कहते हैं. हम नहीं कहते कि यार तेरे तो जीन्स में ही है. सब कई बार आपने देखा होगा कि कई बीमारियां होती हैं तो ऐसा कहते हैं हेरिडिटी है, यानी इनके जेनेटिक है या जीन्स में ही है इनके. एक अपन ऐसे नॉर्मल लैंग्वेज बात करते हैं जब ऐसा कहते हैं ना कि जीन्स में ही है इनके, तो वो रीज़न यही है कि जो है सेल मतलब जीन्स जो है ट्रांसफ़र होते हैं इस तरह से. Now, in a cell which is not dividing, DNA is present as a part of the chromatin. ये है एक entangled mass of the thread like structure होता है जो डिवाइड नहीं होता उसको, उसमें वो जो है वो क्रोमेटिन कहलाता है. और when cell is about to divide, the chromatin material gets organized into chromosome. जब जैसे ही वो डिवाइड होने लगती है तो वो है वो क्रोमोसोम पे क्रोमेटिन जो है वो ऑर्गेनाइज हो जाता है. नेक्स्ट है डीएनए मॉलिक्यूल्स कंटेन द इंफॉर्मेशन फॉर कंस्ट्रक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग द सेल. मतलब कंस्ट्रक्शन और ऑर्गेनाइजेशन का काम करते हैं. अब आता है इंफॉर्मेशन फॉर
मतलब कंटेन द इंफॉर्मेशन, वो इंफॉर्मेशन को कंटेन करते हैं। नाउ द सेल्स, तो सेल्स में दो तरह की हो गई, एक प्रोकैरियोटिक, एक यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक मतलब ये जो इसको अगर अपन डिवाइड करते हैं, अगर आप इसको दो इस समझने के लिए, तो प्रो मीन्स प्रिमिटिव एंड कैरियोट मीन्स कैरियन और द न्यूक्लियस, या और सेकंड होता है यूकैरियोटिक, मतलब ऑर्गन्स विद सेल हैविंग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और इसमें क्या ऑर्गेनिज्म, प्रोकैरियोटिक में क्या है, ऑर्गेनिज्म विच लैक ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। प्रोकैरियोटिक में क्या है, सेल ऑर्गेनल्स जो हैं वो उसमें विदाउट मेम्ब्रेन है, इसके अंदर सेल जो ऑर्गेनल्स है विद मेम्ब्रेन्स हैं। देन इसका साइज जो होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स का स्मॉल होता है, 1 to 10 जो है माइक्रोमीटर, और इसका जो होता है वो लार्ज होता है 5 to 100 माइक्रोमीटर। इसमें सिंगल प्रोकैरियोटिक में सिंगल क्रोमोसोम होगा और इसमें मोर देन 1 क्रोमोसोम होंगे। तो नेक्स्ट है साइटोप्लाज्म। इट इज ए फ्लूइड कंटेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंटेन्स ऑल द ऑर्गेनेल्स। यानी साइटोप्लाज्म एक फ्लूइड है, यानी जैसे मैंने बताया था आपको, सेल है, सेल के अंदर बाहर अंदर न्यूक्लियस हुआ और जो फ्लूइड होगा वो साइटोप्लाज्म होगा जिसमें सारे सेल ऑर्गेनेल्स होंगे। देन नेक्स्ट वन इज द सेल ऑर्गेनेल्स। तो सेल ऑर्गेनेल्स क्या है, सेल ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। कहाँ पे होते हैं, साइटोप्लाज्म में। कौन कौन से हैं, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम ER, गोल्गी एपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स एंड प्लास्टिड्स। जो प्लास्टिड्स होते हैं ये होते हैं प्रेजेंट, दे आर प्रेजेंट इन ओनली प्लांट सेल्स। देन सेल ऑर्गेनल्स कैरी आउट वेरी क्रूशियल फंक्शंस इन द सेल, बहुत इंपॉर्टेंट काम करते हैं ये। तो फर्स्ट है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम ER, अ लार्ज, मतलब इट इज सिमिलर टू द स्ट्रक्चर लाइक प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना वैसे स्ट्रक्चर है। अ लार्ज नेटवर्क ऑफ द मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड शीट्स, शीट्स और जो मेम्ब्रेन के रूप में रहते हैं, ट्यूब्स के रूप में, जो मेम्ब्रेन है ट्यूब्स और शीट्स के रूप में होती है। ये इस कैसी लगती है, लुक्स लाइक ए ट्यूबुलस और द वेसाइकल्स। ER जो है वो दो तरह की हैं, RER और SER। RER जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, इट लुक्स रफ ड्यू टू पार्टिकल्स कॉल्ड राइबोसोम। इसमें राइबोसोम्स होते हैं डॉट 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 इस तरह से, इसलिए रफ दिखाई देती है, अटैच जो होते हैं उसके सरफेस पे। राइबोसोम्स आर द साइट ऑफ द प्रोटीन मैन्युफैक्चर। यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि प्रोटीन की मैन्युफैक्चरिंग कहाँ होती है, तो प्रोटीन मैन्युफैक्चर जो होते हैं वो राइबोसोम्स के द्वारा होते हैं। नेक्स्ट है द मैन्युफैक्चर्ड प्रोटीन्स आर सेंट टू द प्लेसेस इन सेल्स डिपेंड्स ऑन द नीड। जहाँ जरूरत है वहाँ पे, जैसा अपन होता है ना कि अपन को जब खाना हो तो अपन खाएंगे, तो जिस पार्ट को, जैसा अपन को होता है ना माल सप्लाई करना है, आपने देखा होगा ट्रांसपोर्टेशन में, जहाँ सपोज करो जहाँ पे आपको मान लो सपोज करो राशन है, ग्रॉसरी आइटम है, जहाँ कम हो गया वहाँ पे सप्लाई करना है, उसी तरह से सेल जो है सप्लाई करते हैं। द नेक्स्ट वन इज द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम SER। इट लुक्स लाइक ए स्मूथ, वही स्मूथ होती है, क्या करती है, इट हेल्प्स टू मैन्युफैक्चर द लिपिड और द फैट मॉलिक्यूल्स। जैसे उसने वो क्या करता था, उधर क्या हुआ वहाँ पे जो है यहाँ वहाँ पे उसमें हुआ था कि राइबोसोम से जो कि प्रोटीन का मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी, यहाँ पे क्या हो रही है, लिपिड या फैट मॉलिक्यूल्स की हो रही है। नाउ तो ये क्वेश्चन बनता है कि उसकी प्रोडक्शन कहाँ होगा, राइबोसोम्स में, राइबोसोम करेगा प्रोटीन का और इस तरह से SER करेगा लिपिड और द फैट मॉलिक्यूल्स की। नाउ द मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, ये क्या चीज़ है, ये है बिल्डिंग अप ऑफ द सेल मेम्ब्रेन बाय प्रोटीन्स एंड द लिपिड्स। यानी लिपिड्स और प्रोटीन के द्वारा सेल मेम्ब्रेन को बनाने को हम जो है बायोजेनेसिस कहते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज द गोल्गी एपरेटस। इट वाज डिस्कवर्ड बाय द कैमिलो गोल्गी, consists of a system of the membrane bound vesicles, that is a flattened sacs arranged approximately parallel to each other in the stacks called cisterns। मतलब ढेर के रूप में इकट्ठा रहता है जिनको हम सिस्टर्न्स कहते हैं। फ्लैटेंड सैक्स है, मतलब जो है ये जो होता है ना चपटे, वैसे ही चपटे जैसे बोरा टाइप, मतलब चपटे इस तरह से रहते हैं। दीज स्ट्रक्चर ऑफ द these structure often have connecting with the membrane। इनका जो connections with the membrane, यानी इनका बहुत कम connection membranes होता है, थोड़ा separate रहते हैं। The function of the Golgi apparatus is
is storage, modification and packaging of the products in the vesicles. यानी ये स्टोरेज का काम करते हैं, मॉडिफिकेशन का काम करते हैं और पैकेजिंग का काम करते हैं वेसाइकल्स के अंदर। मेक्स कॉम्प्लेक्स, यानी एक तरह समझें कि मेक्स कॉम्प्लेक्स शुगर्स फ्रॉम द सिंपल शुगर्स। हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ द लाइसोसोम्स ऑल्सो, जो लाइसोसोम्स होते हैं ना उनका प्रोडक्शन भी करते हैं ये। द मटेरियल synthesized near the ER is packaged and dispatched to the various target। यानी भाई अपन ने प्रोडक्शन तो कर दिया, प्रोडक्शन करने के बाद उसकी पैकेजिंग भी तो होनी चाहिए, सप्लाई भी तो होनी चाहिए ना, डिस्पैच भी होंगे ना। तो उसी तरह से जैसे सामान डिस्पैच होते हैं एक जगह पड़ा रहेगा तो बड़ा बड़ा खराब नहीं हो जाएगा क्या? तो डिस्पैच करने का काम कौन करता है? वो ये करता है गोल्गी एपरेटस। नेक्स्ट है लाइसोसोम, अ मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स फिल्ड विद द डाइजेस्टिव एंजाइम्स। भाई कौन सी चीज होगी जो उसको डाइजेस्ट करेगी? तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स किसमें होंगे? लाइसोसोम्स में होते हैं। दीज एंजाइम्स आर मेड बाय RER। तो जो लाइसोसोम है इसको हम इज नोन एज डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल। क्यों? क्योंकि ये क्लीन करने का काम करता है सेल को, सेल के अंदर जो कोई भी गंदगी उसमें क्लीनिंग का काम करते हैं। लाइसोसोम्स ब्रेक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस इनटू द सिंपलर सब्सटेंसेस ड्यू टू द पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम। जो उसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं ना पावरफुल, उनके कारण से ये उनको ब्रेक कर देते हैं। तो अब आता है क्वेश्चन कि कई बार पूछा जाता है कि सुसाइड बैग्स किसको कहते हैं? सुसाइड बैग्स कहते हैं लाइसोसोम्स को। इसका आंसर क्या आएगा? बिकॉज व्हेन सेल्स गेट्स डैमेज्ड, जब सेल्स खत्म हो जाती, खराब हो जाती है, तो लाइसोसोम मे बस्ट एंड एंजाइम्स डाइजेस्ट थिन ओन सेल्स, हैंस द लाइसोसोम्स आर कॉल्ड सुसाइड बैग्स। क्यों कहलाते हैं? क्योंकि जब सेल डैमेज हो जाती है तो तो उस केस के अंदर क्या करता है? लाइसोसोम बर्स्ट हो जाता है, बर्स्ट होके जो है पावरफुल एंजाइम को रिलीज करेगा और वो उसके जो जो भी उसका जो बेकार पार्ट है उसको वो डाइजेस्ट कर जाता है। नाउ द फॉरेन मटेरियल्स एंटरिंग द सेल सच एज बैक्टीरिया और फूड एज वेल एज द ओल्ड ऑर्गेनेल्स एंड अप इन द लाइसोसोम। जैसे कोई बैक्टीरिया एंटर कर गया या कोई ऐसा है जिसकी ज़रूरत नहीं है, ये पुराने सेल ऑर्गेनल्स हैं, वो भी सबको उनको ख़त्म करने का काम लाइसोसोम्स करता है। द नेक्स्ट वन इज़ द माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। इट इज़ ए पावर हाउस। इसको हम पावर हाउस करते हैं। पावर हाउस क्यों कहते हैं? जहाँ से एनर्जी सप्लाई होती है। हमारे आसपास में जब हम आते हैं ना इलेक्ट्रिसिटी कि ना भाई लाइट चली गई, लाइट चली गई, कहाँ से इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही अभी? तो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से नहीं आती? पावर हाउस से नहीं आती। पावर हाउस में कोई फॉल्ट आ गया तो हमारी एनर्जी कहाँ से, मतलब हमारे को इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से मिल रही है? तभी तो ट्यूबलाइट, फैन, AC, पंखे सब चलते रहते हैं। तो जैसे ही पावर हाउस से सप्लाई चालू होती है सब चल जाते हैं। इसी तरह से माइटोकॉन्ड्रिया हमारा सेल का पावर हाउस है। वो उसको एनर्जी, यानी कुछ चीज़ चलाने के लिए एनर्जी भी तो चाहिए ना, तो उसको कौन देता है? वो देता है माइटोकॉन्ड्रिया। सो इट हैज़ द पावर हाउस, इट हैव टू मेम्ब्रेन्स कवरिंग्स। इसमें दो कवरिंग्स होती हैं। आउटर इज the powers and outer is the process and inner is the deeply folded। यानी कि हम जो कहेंगे कि जो, सॉरी मैं गलत बोल गया, द आउटर इज पोरस एंड इनर इज द डीपली फोल्डेड। सो दीज फोल्ड्स increase the surface area for ATP generating chemical reactions। जो ATP generating reactions होते हैं ना उसको surface provide करता है ये जो fold होते हैं इसके अंदर जो inner में। The energy required for the various chemical activities needed for life is released by the mitochondria in the form of the ATP। ATP होता क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल। यानी एटीपी जो है ना एक तरह से, जैसे मैंने बताया आपको, एनर्जी रिलीज होनी चाहिए ना, तो एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया से एटीपी के फॉर्म में रिलीज होती है। एटीपी इज ऑल्सो नोन एज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। जैसे ना जब पैसा आई है, हमारे को मनी चाहिए, हमारे को करेंसी, तो करेंसी से ही तो हम कुछ चीज़ बाय करेंगे। वैसे आजकल काफ़ी कुछ डिजिटल हो गया है, लेकिन वो भी एक तरह से डिजिटल करेंसी है, तो करेंसी तो होगी ना एक तरह से। तो एनर्जी तो मिली ना, यानी हमने करेंसी दी जब वी कैन बाय समथिंग। तो इससे सॉर्ट ऑफ सेम थिंग है कि एटीपी से ही एनर्जी मिलती है। द नेक्स्ट वन इज द बॉडी यूजेस एनर्जी स्टोर्ड इन एटीपी फॉर मेकिंग द न्यू केमिकल
कंपाउंड्स एंड फॉर द मैकेनिकल वर्क। यानी हमारे को जो भी केमिकल कंपाउंड्स की जो एक्टिविटीज़ करनी है, नए जो या फिर कोई मैकेनिकल वर्क करना है, तो उससे एटीपी से ही एनर्जी हमारे को मिलती है। सो माइटोकॉन्ड्रिया हैव their own DNA and ribosomes, hence are able to make their own protein। इस पे आपके अभी एक क्वेश्चन आएगा आगे कि ये यहाँ पे ये बता रहा हूँ मैं आपको कि माइटोकॉन्ड्रिया है जिसके अंदर सेल ऑर्गेनल जिसके पास में खुद का क्रोमोसोम ये खुद का जो प्रोटीन है बनाने की पावर होती है, क्योंकि इनके पास में खुद के डीएनए एंड राइबोसोम्स होते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज द प्लास्टिड्स। जो प्लास्टिड्स होते हैं ना, ये प्रेजेंट होते हैं ऑल इन द प्लांट सेल्स, एनिमल सेल्स में नहीं रहते हैं। तो प्लास्टिड्स क्या है, इसमें दो चीजें हुई, दो तरह, इसमें क्रोमोप्लास्ट होते हैं और ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट क्या होंगे, कलर्ड होंगे। ल्यूकोप्लास्ट कैसे होंगे, व्हाइट और द कलरलेस होंगे। तो क्रोमोप्लास्ट जो होते हैं ना, क्रोमोप्लास्ट कंटेन पिगमेंट क्लोरोफिल, एक क्लोरोफिल पिगमेंट होगा विच आर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट आर इंपॉर्टेंट फॉर द फोटोसिंथेसिस, यानी खाना जो बनना है ना प्लांट्स में, फोटोसिंथेसिस से बनता है, लाइट आती है, नीचे से पानी लेते हैं सनलाइट के अंदर, तो वो फोटोसिंथेसिस होता है, आपने पढ़ा होगा ना, तो वो। और क्लोरोप्लास्ट ऑल्सो कंटेन, इसके अलावा इसमें जो होते हैं ना ऑल्सो होते हैं इसमें येलो और ऑरेंज पिगमेंट्स भी होते हैं इसके ऊपर। और ल्यूकोप्लास्ट क्या है, ल्यूकोप्लास्ट आर प्राइमरीली ऑर्गेनेल्स इन विच द मटेरियल सच एज स्टार्च, ऑयल्स एंड प्रोटीन्स, ग्रेन्यूल्स आर स्टोर्ड, जिसमें ये प्रोटीन है, स्टार्च है, ऑयल स्टोर होते हैं। द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट कंसिस्ट ऑफ numerous membrane layers embedded in the material that is called stroma। जो एक क्वेश्चन ये आएगा कि व्हाट इज स्ट्रोमा, स्ट्रोमा का आपको आंसर लिखना है द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट कंसिस्ट ऑफ द न्यूमरस membrane layers embedded in the material called stroma। सो स्ट्रोमा आर सिमिलर टू द माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी सप्लाई कर रहा है ना, ऐसे स्ट्रोमा करता है। तो प्लास्टिड ऑल्सो हैव देयर ओन डीएनए एंड द राइबोसोम्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पे जो मैं आपको इंडिकेशन दे रहा हूँ, अभी ये क्वेश्चन आने वाला है कि किसके अंदर खुद के डीएनए के राइबोसोम्स होंगे, कौन खुद का अपना प्रोडक्शन कर सकता है, तो उसमें जवाब आएगा माइटोकॉन्ड्रिया एंड जो है प्लास्टिड्स। नाउ वैक्यूल्स, वैक्यूल्स में क्या है, the vacuoles are storage sac for solid और the liquid content, जिसमें solid और liquid दोनों कंटेंट स्टोर रहते हैं। In animal cells vacuoles are small but large in the plant cells। प्लांट सेल्स में साइज बड़ा होगा, एनिमल सेल्स में छोटा होगा। Central vacuole of the some plant cells may occupy the 50 to 90% of the cell volume। यानी एक सेल का जो वॉल्यूम होता है उससे 50 से 90% उसका उसके इसके कारण से होता है, वैक्यूल्स के कारण से। इन प्लांट सेल्स वैक्यूल्स प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी। टर्जिडिटी क्या है, स्वॉलन एंड द हार्ड, और रिजिडिटी आपको मालूम है रिजिड करना। सो मैनी सब्सटेंसेस इन द प्लांट सेल आर स्टोर्ड इन द वैक्यूल्स, इंक्लूड्स जैसे अमीनो एसिड्स हैं, शुगर्स हैं, प्रोटीन्स हैं एंड ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, वो सारे वैक्यूल्स में स्टोर होते हैं। नाउ क्वेश्चन आता है कि टू, जैसे अभी मैं आपको पहले मैंने आपको इंडिकेशन दिया था कि टू ऑर्गेनल्स कंटेन ओन एंड जनरेट मटेरियल्स। तो कौन सा है, प्लास्टिड्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि दोनों में ही राइबोसोम्स और डीएनए होता है, दोनों ही जो है प्रोटीन का प्रोडक्शन कर सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेल इज डिस्ट्रॉयड ड्यू टू द फिजिकल और द केमिकल रिएक्शन, व्हाट विल हैपन। इसका आंसर है द सेल विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म द बेसिक फंक्शंस लाइक न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन। This may stop all the activities of the life and may result in its death। यानी अगर ये सब चीज़ें नहीं होंगी तो उसमें क्या है, सेल में तो रेस्पिरेशन और न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, ये सब बंद हो जाएगा और हो सकता है सेल की ख़त्म हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि प्रोटीन सिंथेसाइज कहाँ पे होता है, यानी प्रोटीन सिंथेसाइज इनसाइड द सेल कहाँ होता है, तो होता है राइबोसोम्स पे। इसका आंसर हो गया। अब एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको यहाँ बता दूँ
कि ईच सेल, ध्यान सुनिएगा, ईच सेल एक्वायर्स इट्स स्ट्रक्चर एंड एबिलिटी टू फंक्शन बिकॉज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इट्स membrane and organelles in the specific ways. Then the cells has the basic structural organization which helps the cells to perform the functions like respiration, nutrition, cleaning of the waste materials or formation of the new proteins. यानी एक्सक्रीशन का भी काम कर रहा है, न्यूट्रिशन का भी काम कर रहा है. No, cell is a fundamental structural unit of the living organism. Hence, it is hence also the basic functional of the unit of the. ये क्वेश्चन का जो आंसर है ना, जनरली पूछा जाता है कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कैसे है, तो उसमें ये आपको लिखने का है. नाउ विल इन द लास्ट विल टॉक अबाउट द सेल डिवीजन. सेल डिवीजन क्या है? द प्रोसेस बाय विच द न्यू सेल्स आर मेड in that is called cell divisions. Yani means to say the new cells are formed in the organism in order to grow the replace an old dead and the injured cells and to form the gametes required for the reproduction. मतलब पुरानी सेल हटेंगी, नई सेल बनेंगी, जो इंजर्ड या डेड सेल वो हटेंगी. ये कैसे होगा? वो सेल डिवीजन से होगा. तो सेल डिवीजन दो तरह के हो गए, एक माइटोसिस एंड मियोसिस. माइटोसिस में क्या है? माइटोसिस है द प्रोसेस ऑफ द सेल डिवीजन बाय विच मोस्ट ऑफ द सेल्स डिवाइड फॉर द ग्रोथ इन द इज कॉल्ड माइटोसिस. ज़्यादातर जो सेल्स होती है ना उसमें माइटोसिस से होता है, और रिप्रोडक्टिव सेल्स के अंदर जो स्पेसिफिक सेल्स हैं, जैसे रिप्रोडक्शन ऑर्गन में जो होंगी, जो रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं वो मियोसिस से होती हैं. तो माइटोसिस के अंदर क्या रहता है? In this process, the each cell called mother cell divides to form two identical daughter cells. दो एक से दो बनेगी, आइडेंटिकल डॉटर सेल्स होंगी, और उसमें क्या होगा? द डॉटर सेल्स हैव द सेम नंबर ऑफ द क्रोमोसोम एज मदर सेल विच हेल्प्स इन द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द टिश्यू. यानी जो एक मदर सेल से दो आइडेंटिकल डॉटर सेल बनेंगी और दोनों में उतने ही क्रोमोसोम होंगे जितने की मदर सेल में थे. ठीक है. मियोसिस के अंदर थोड़ा सा चीज डिफरेंट है. पहली बात तो ये स्पेसिफिक सेल्स में होता है जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में है, और टिश्यूज इन एनिमल्स एंड प्लांट्स डिवाइड टू फॉर्म गैमेट्स which after fertilization give rise to the offspring. So they divide by the different process that is called meiosis. When a cell divides by a meiosis, it produces 4 new cells. यानी उसमें 2 बनी थी, इसमें 4 बनेंगी. ठीक है. And the new cells only have the half the number of the chromosomes than that of the mother cell. माइटोसिस वाले केस में 1 से 2 बनी थी आइडेंटिकल, इसमें 1 से 4 बनेंगी. उसमें जो क्रोमोसोम के नंबर थे, यानी मदर सेल में जितने थे उतने ही डॉटर सेल में होंगे, इसमें आधे होंगे. ओके. एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पूछा जाता है, वो मैं बता देता हूँ इन द लास्ट, कि हाउ डज द अमीबा ऑब्टेन फूड. किस तरह से अमीबा खाना एक्सेप्ट करता है, किस तरह से कैच करता है. तो इसका आंसर आता है कि ये जो अमीबा होता है ना, अमीबा ऑब्टेन्स बाय होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ये होलोजोइक क्या है? विच इज कॉल्ड फैगोसाइटोसिस. इसको हम कहते हैं फैगोसाइटोसिस. तो मैं पहले आपको ये बता दूं कि ना फैगोसाइटिस क्या है. फैगोसाइटोसिस है इंजेशन, फिर डाइजेशन होना, यानी पहले लेना मुंह में, फिर डाइजेशन हो जाना, एब्जॉर्ब कर लेना. मुंह से मतलब इंजेशन मतलब बॉडी में लेना, इंजेशन, फिर हो गया डाइजेशन, फिर उसको एब्जॉर्ब करना, एब्जॉर्प्शन, फिर एसिमिलेशन एंड इजेशन. ठीक है. अब यहाँ आता है कि एक जो वर्ड हमने यूज में लिया है फैगोसाइटोसिस के अंदर, तो होलोजोइक. तो होलोजोइक क्या है? होलोजोइक को हम समझने के लिए कह सकते हैं, तो आपने पहले पढ़ा हुआ ना कि दो तरह से होते हैं, खाना लेते हैं. एक तो ऑटोट्रॉफिक जो अपना खुद बना है, हेटरोट्रॉफिक जो दूसरे से ले. तो होलोजोइक इट इज हेटरोट्रॉफिक, यानी द इंटरनल प्रोसेसिंग ऑफ द लिक्विड एंड सॉलिड फूड पार्टिकल. जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया था कि जैसे कोई बॉडी के पास में कुछ फूड पार्टिकल्स आया, उसने एकदम से फट से कैच करा, उसको बंद कर लिया और अंदर एनगल्फ कर लिया और अंदर पकड़ लिया एक तरह से, तो उसने फूड गेन कर लिया. तो दैट इज